प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर नाम से तुम्हें पता चल रहा है बच्चों कि कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। अंडर दैट कंडीशन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट अंडर अ कंडीशन, और वो कंडीशन तुम्हें गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। लैंग्वेज में तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगा, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हमने 2 डाइस को थ्रो किया, 2 डाइस को हमने थ्रो किया, गिवन दैट टोटल इज 6, गिवन दैट कंडीशन होगी, गिवन दैट टोटल इज 6। अंडर दिस कंडीशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कि नंबर 4 कम से कम एक बार आता है, नंबर 4 कम से कम एक बार आता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, उसमें कभी कभी तो देखो बोर्ड में लिखा हुआ आएगा कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कई बार नहीं भी लिखा हुआ आता। तो तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं उसको पकड़ना है, उसको याद करना है कि गिवन दिस अंडर दिस कंडीशन, वो ये भी नहीं बोलेंगे अंडर दिस कंडीशन ना, वो तो मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए। गिवन दैट सम इज 6, गिवन दैट सम इज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कि नंबर 4 कम से कम एक बार आया। तो मैंने तो कहीं नहीं बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज तुम्हें बताएगी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसमें एक केस गिवन है कि ये हो रहा है। अंडर दिस कंडीशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट, वन इवेंट इज हैपनिंग, राइट, एक इवेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि मैंने बोल दिया कि उन दोनों का सम क्या है 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी अंडर दिस कंडीशन, या फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। और हो सकता है मैं कंडीशनल वर्ड बोलूं ही ना एग्जाम में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वन। ये तुम नहीं बोलोगे कि सर उसमें हमें पता ही नहीं चला, मैं तुम्हें लैंग्वेज बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो लिखो, आप इस क्वेश्चन को लिखो। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, find the, नहीं, 2 dice are thrown simultaneously, given that total is 6, given that total is 6, find the probability that number 4 appeared at least once, कि नंबर 4 कम से कम एक बार आता है, नंबर 4 appeared at least once, नंबर 4 appeared at least once। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस तरह की लैंग्वेज आ जाए बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना है, अब ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को, बोर्ड पर देखना, आप सभी नोट बाद में करना। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको आप ए बोलोगे, और जो गिवन है उसको आप बी बोलोगे, गिवन जो गिवन है उसको आप बी बोलोगे, राइट। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर है, नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कि नंबर 4 कम से कम एक बार आता है। और गिवन क्या है बच्चों, कि जो टोटल है उनका, जो सम है उन दोनों नंबर्स का इज 6, सम क्या है 6। मैंने 2 डाइस को थ्रो किया, एक साथ थ्रो किया मैंने, चलो मैं 1 by 1 भी बोल दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली और 2 डाइस आर थ्रोन 1 by 1, तब भी बच्चों क्वेश्चन यही बनेगा कि टोटल उनका 6 आ रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कि नंबर 4 कम से कम एक बार आता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ए होगा, और जो गिवन है वो बी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताऊंगा, ए ऑब्लिक बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। जिसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी वो ऊपर, और जो गिवन है वो नीचे।
क्या बोले मैंने, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर और जो गिवन है नीचे। याद रखना इस बात को, क्योंकि एक बच्चा कहता है सर मैं इसको बी लेता हूँ, इसको ए ले लेता हूँ। भाई तुम जिसको मर्जी एम ले, पी ले, क्यू ले, आर ले, जो मर्जी ले, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे। ऐसे याद करो। सामने क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। सामने क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जो गिवन है वो नीचे आएगा, जो गिवन है वो लेफ्ट में, जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में नीचे है। ऐसे याद करो, जो गिवन है वो नीचे आएगा। क्लियर? सामने फॉर्मूला में क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में भी नीचे है। मान लो एक बच्चा इसको बी बोल देता है, इसको ए बोल देता है, तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, बी बाई ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। वो तो सेम ही रहेगा। और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में नीचे। अब तुम उसको एम लो, एन लो, पी लो, क्यू लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। नॉलेज होनी चाहिए, समझ आना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। पहले सोचो बच्चों, जब तुम ए के फेवरेबल इवेंट्स लिखोगे, अच्छा 2 डाइस को थ्रो किया है तो सैंपल स्पेस क्या होगा। जब मैंने 2 डाइस को थ्रो किया है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 36। 36 का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 3 1 4 1 5 ऐसे करके 36 आउटकम्स आती हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बेसिक्स बताए थे मैंने लास्ट वीडियो में। तो जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है वो प्रीवियस वीडियो को दोबारा सुने। जब तुम ए की बात करोगे तो बी को भूल जाओ। मेरे डायलॉग याद रखना, जब ए की बात करेंगे तो बी भूल जाओ, बी है ही नहीं, बी के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। अगर बी याद रखोगे ना तो ए नहीं लिख पाओगे। अभी मुझे ए के इवेंट्स लिखने हैं, आउटकम्स, तो बी को भूल जाओ, बी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। ए में क्या लिखा हुआ है, नंबर 4 अपीयर्ड, तो सोचो क्या क्या हो सकता है। नंबर 4 अपीयर एटलीस्ट वंस, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 और 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4। यस, इसको रिपीट नहीं करना, 4 4 को रिपीट नहीं करना, ठीक है। मैंने बोला जब हम ए के बारे में सोचेंगे तो बी को भूल जाएंगे। अब हम बी के बारे में सोच रहे हैं, टोटल नंबर 6। जब बी के बारे में सोचेंगे तो ए को भूल जाओ, हमें नहीं पता ये क्या है, खाली बी पर नजर रखो। सम क्या चाहिए, 6। शुरू हो जाओ, 4 2 2 4 1 5 5 1 3 3। हाँ बोल बोल, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब दोनों का इंटरसेक्शन बताओ बच्चों मुझे, ए इंटरसेक्शन बी, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4, बस 2 ही आ रही। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने सेट्स है बच्चों, ये 2। तुम्हारी फेवर में कितने हैं, 2। तो आप 2C1 लिखोगे क्योंकि 2 में से कोई एक आएगा ना बच्चों। 10th क्लास में हम 2 लिखवाते थे। हम 10th क्लास में क्या करते थे, 2/36। उस समय तुम छोटे छोटे थे, अकल नहीं थी। भाई तुम सोचो ना, तुमने 2 डाइस को थ्रो किया, 2 सेट थोड़ी दिखाई देंगे जो तुम चाहते हो। तुम चाहते हो दोनों का नंबर क्या है, टोटल क्या है, 6 आए और नंबर 4 भी आए, कम से कम एक बार जरूर आए। तुम सम भी 6 चाहते हो। जब तुमने 2 डाइस को थ्रो किया तो तुम्हें 36 में से कोई एक दिखाई देगा ना एक्चुअल में, पर जो एक होगा ना वो 2 में से कोई एक आएगा ना। भाई तुम्हारी फेवर में क्या है, 4 2 या 2 4। अब 4 2 का मतलब है इधर 4 आ गया, इधर 2 आ गया, या इधर 2 आ गया, इधर 4 आ गया। क्लियर? देखने में तो देखो 42 और 24 अलग अलग नंबर होते हैं, तो इधर 4 इधर 2 इधर 2 इधर 4, राइट। अब बच्चों 2 में से कोई एक आया तो 36 में से कोई एक है। NC1 क्या होता है बच्चों, N
तो 2C1 2, 36C1 क्या होता है? तो अब ये आया 2/36, कटिंग मत करना, कटिंग मत करना। यहां तक समझ आया? अब बच्चों मुझे इस फॉर्मूले को देखो, आप मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकालनी है। क्लियर? तुम्हारी फेवर में कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5। 5 में से कोई एक आएगा ना बच्चों, आएगा तो 36 में से, तो इसका आंसर क्या हुआ? 5/36। अब बच्चों यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 2/36, 5/36। पता चला मैंने क्यों बोला था कटिंग नहीं करनी? समझ गए ना? तो स्मार्ट बनना है बच्चों, 2/5 आंसर। क्लियर? पता चल गया? ये नोट करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है। अब हम नंबर ऑफ सम्स करेंगे, प्रैक्टिस अलग चीज है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का जो पहला क्वेश्चन है, आप उसको देखो। ई और एफ दो इवेंट्स हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तुम्हें दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तुम्हें दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी तुम्हें दे रखा है। तुम्हें ई ऑब्लिक एफ निकालना है, तो बताओ निकाल लोगे? सब कुछ पता है? yes. बताओ ई ऑब्लिक एफ का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में। ऐसी एफ ऑब्लिक ई का फॉर्मूला क्या होगा? नीचे क्या आएगा? ई, ऊपर सेम रहेगा इंटरसेक्शन। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों हम, इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर। 6 क्वेश्चन पर आ जाओ। यस बच्चों, 6 क्वेश्चन। अच्छा, 4th क्वेश्चन भी एक बार देख लो आप। 4th क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवेल्युएट पी ऑफ ए यूनियन बी इफ ट्वाइस ऑफ पी ए इक्वल टू पी ऑफ बी। जो 4th क्वेश्चन है 13.1 का, आपको पी ए यूनियन बी निकालना है। ट्वाइस ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13, ये गिवन है आपको। क्लियर? और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/5। तो बताओ इस फॉर्मूले का यूज मैं करूंगा तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एग्री बच्चों? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है? 5/13। तो ये आ गया बच्चों आंसर आपके पास 2/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। बताओ मैंने क्यों निकाला? हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्यों निकाला? क्योंकि हमने पहले क्या निकालना है हमें? फाइंड, क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बताओ ए यूनियन बी का एक नाम था जो 11th क्लास से बताया जाता है, उसका नाम क्या था? इसको हम कुछ बोलते हैं बच्चों, ए यूनियन बी को कुछ बुलाते थे हम। ए यूनियन बी को हम किसी नाम से बुलाते थे, वो नाम क्या था? लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ए यूनियन बी क्या होता है? लॉ ऑफ एडिशन। आइदर ए और बी, लिख लो ये बातें सारी। ए यूनियन बी का मतलब होता है आइदर ए और बी। आइदर ए और बी, ए यूनियन बी का मतलब है आइदर ए और बी। समझ गए? इसको लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इसको लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। क्या फॉर्मूला लिखा है बच्चों? ध्यान से देखो आप। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप बॉक्स में रखो और इसको लिखो लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है? लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों आई थिंक आपको सब कुछ पता है। आपको पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी पता है बच्चों? ध्यान से देखो, पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी पता है? उसको नीचे ले जाओ, 5/26। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? 5/26। पी ऑफ बी की वैल्यू बताओ बच्चों? 5/13। और इंटरसेक्शन तुमने अभी निकाला है। पता चला क्यों निकाला था? राइट, क्योंकि वहां पर मुझे उसकी जरूरत थी। तो 2/13 पुट कर दो, इसको सोल्व करो और जो भी आंसर आएगा वो सही होगा। कैलकुलेशन कर लो बच्चों। अब बच्चों इसके बाद
6 क्वेश्चन हम करेंगे। 6 क्वेश्चन, ये नोट कर लो बच्चों स्पीड से। 6 क्वेश्चन, ये बाद में नोट कर लेना, पहले आप पढ़ लो। A coin is tossed 3 times. अरे बच्चों बहुत टाइम लगाते हो तुम, बाद में एक ही बार नोट कर लेना ना। बार बार मुझे, हाँ बच्चों बोर्ड पर देखना आप। 6 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। 2 इवेंट्स है बच्चों, ई और एफ। और ई में क्या लिखा हुआ है कि जब हमने क्वाइन को 3 बार टॉस किया है, क्वाइन को 3 बार टॉस किया है, तो ई इवेंट क्या है कि हेड आना चाहिए थर्ड टॉस पर, हेड आना चाहिए थर्ड टॉस पर। और एफ इवेंट क्या है कि हेड्स जो हैं वो फर्स्ट 2 टॉसेस पर आते हैं, हेड्स फर्स्ट 2 टॉसेस पर आते हैं। अब उन्होंने शॉर्टकट में लिख दिया फाइंड पी ई ओब्लिक एफ। एक्चुअल में क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है बच्चों, क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन दैट एफ इज गिवन टू यू। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन दैट एफ इज गिवन टू यू। और एफ क्या है बच्चों कि पहली 2 टॉसेस के ऊपर क्या आते हैं, हेड आते हैं, पहली 2 टॉसेस के ऊपर हेड। ये गिवन है, तो बच्चों बताओ ई और एफ में से गिवन कौन सा है, एफ, ये पता होना चाहिए। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्चुअल में, ई। और ये ई ओब्लिक एफ का मतलब क्या होता है, ई ओब्लिक एफ का मतलब है वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन व्हेन एफ इज गिवन टू यू। यानी एफ गिवन है, उस कंडीशन में आप ई निकालोगे, ई की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी तो तुम इसी की निकाल रहे हो, बट साथ में कंडीशन लगा दी है कि पहली 2 टॉसेस के ऊपर भी हेड आना चाहिए। समझ आ गया? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होगा इसका बच्चों, ई। अब जब ई के बारे में सोचोगे ना तो एफ को भूल जाओ, अब खाली ई के बारे में सोचो कि सैंपल स्पेस बनाओ कि मैंने क्वाइन को 3 बार टॉस कर दिया, हेड थर्ड टॉस पे आया, हेड बच्चों थर्ड टॉस पर है, तो बताओ जरा, हेड थर्ड टॉस पे आ रहा है, टेल टेल हेड, और बच्चों टेल हेड हेड, और सोचो हेड हेड हेड, और सोचो बहुत कुछ है, हेड टेल हेड, और सोचो बच्चों। यार इसका मतलब है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस का मतलब है थर्ड टॉस पे हेड आएगा, थर्ड टॉस पे हेड आएगा। जब थर्ड टॉस पे हेड आएगा तो तुम थर्ड टॉस पे हेड तो लाओगे ही लाओगे, उससे पहले कुछ चेंज कर सकते हो। कोई और है? स्टॉप कर दो इसको। ओके बच्चों, अब आ जाओ एफ के बारे में कि हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। जब एफ के बारे में सोचोगे ना तो ई को भूल जाओगे, तो ई को भूल जाओ। बताओ बच्चों, एच 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 और एच 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 टी, एच 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 टी, और बताओ, और सोच लो, बोल भाई, पक्का? अच्छा बच्चों, अब बच्चों पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे बच्चों हम, इंटरसेक्शन, ठीक है? तो बताओ मुझे बच्चों कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, कोई है कॉमन? ई एच एच एच, क्लियर? अब आप फॉर्मूला लिखोगे ई ओब्लिक एफ का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई टोटल्स एक कॉइन को 3 बार टॉस किए, सैंपल स्पेस कितने होते हैं? 8 बनते हैं। नहीं पता था तुझे? कितने बनते हैं? 8। समझ आया? प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो कितने बनेंगे? 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 8। 1 डाई को थ्रो करेंगे तो 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो 216। याद रखो, कार्ड्स बताए थे मैंने सारे, कितने कार्ड्स होते हैं? ब्लैक कितने होते हैं? रेड कितने होते हैं? फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। किंग कितने होते हैं? चारों के ऊपर एक एक निशान होता है, 2-2 निशान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डायमंड, स्पेड और हार्ट। इनमें ब्लैक ब्लैक कौन है और लाल लाल कौन है? कालों से दूर रहना है।
ठीक है। अच्छा बच्चों देखो आप प्रोबेबिलिटी आओ, इधर सुनो आप, ई इंटरसेक्शन है। अब ई इंटरसेक्शन है बच्चों कितना है? एक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। एक ही तो है बच्चों, 1/8 भाई, 8 में से कोई एक है। अब बताओ एफ की प्रोबेबिलिटी बताओ। एफ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? 2। एफ 2 है ना, तो 2/8। तो आंसर क्या हुआ? खत्म, 1/2 आंसर। समझ आया? देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट मोस्ट 2 हेड्स, एक कॉइन को तुमने 3 बार थ्रो किया, मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, तो मुझे बताओगे सैंपल स्पेस क्या क्या बनेंगे? एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। पहले आप ऐसे सोचो, एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है? नहीं यार, ज्यादा नहीं, ज्यादा हाँ ये बताओ कि क्या क्या हो सकता है? एट मोस्ट 2 का मतलब है 0, 1, 2। 0 का मतलब है कोई हेड नहीं आया। 1 का मतलब है एक हेड आया। 2 का मतलब है 2 हेड आए। एट मोस्ट 2 का मतलब 0, 1, 2। ऐसे याद करो, एट मोस्ट 2 का मतलब 0, 1, 2। 0 का मतलब नो हेड। नो हेड का मतलब है ट्रिपल टी। 0, 1, 2। 1 का मतलब है एक हेड। और 2 हेड का मतलब HHT, THH और HTH। एट मोस्ट 2 हेड्स। समझ आया? अब बताओ मुझे एटलीस्ट 2 हेड का मतलब समझाओ। कम से कम 2 हेड। जब एटलीस्ट 2 की बात करते हैं ना, तो 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। 4 कैसे आएंगे? एक कॉइन को मैंने कितनी बार थ्रो किया? 3 बार। जब 3 बार थ्रो किया है, तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 बार हेड आएंगे। 2 बार भी आ सकते हैं और 3 बार भी आ सकते हैं। तो 2 बार हेड आएंगे तो HHT, HTH, THH, ये 2 बार हेड आ गए, और तीनों बार हेड आएंगे तो HHH। समझ आ गया? तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे घर पर? बात पता चली? अब हम करेंगे नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद 9th क्वेश्चन पढ़ लो। 9th क्वेश्चन बच्चों पढ़ो आप सभी। 9th क्वेश्चन पढ़ो। इसको नोट करना है, जल्दी से नोट कर लेना, या बाद में नोट कर लेना एक बार। पहले 9th क्वेश्चन पढ़ लो। नाइन्थ क्वेश्चन। पढ़ लिया बच्चों? मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। वो एक साथ खड़े, एक लाइन में खड़े हैं, और ई बच्चों क्या है कि सन, ई है बच्चों कि सन बच्चों वन एंड पर है, सन ऑन वन एंड, और एफ है बच्चों तुम्हारे पास फादर इन मिडल। एफ है फादर इन मिडल, कि फादर जो है वो मिडल में खड़ा है, और मम्मी, पापा और बेटे 3 लोग हैं बस। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, पर हमें निकालना क्या है बच्चों? ई ऑब्लिक एफ। अच्छा ये पुराना ये ऊपर से लिखा हुआ है। हाँ। हमें निकालना है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। ई ऑब्लिक एफ का मतलब समझ गए होंगे तुम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चलो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 3 लोग हैं तो आप सैंपल स्पेस बनाओगे। सबसे पहले आप इन 3 लोगों को रैंडमली खड़ा करो, कहीं भी खड़ा करो एक लाइन के अंदर, तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे पहले तुम मुझे वो लिख कर बताओ। यस, तीनों को आगे पीछे खड़ा करके मुझे बताओ कितने सैंपल स्पेस बनेंगे। इनको हम आउटकम्स बोलते हैं। कितनी आउटकम्स आएंगी? 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जल्दी बताओ फास्ट बच्चों।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहता है बच्चों? देखो इधर ध्यान से, जिसको नहीं आता, ये कितनी जगह है बच्चों? 3। फर्स्ट बॉक्स कैन फिल अप इन 3 वेज। याद आ रहे हैं? फर्स्ट बॉक्स कैन फिल अप इन 3 वेज। 3 तरीके से फिल कर सकते हो ना भाई, या तो या मदर रख दो, या फादर, या सन। जब एक इन तीनों में से यहां पर आ गया, तब कितने तुम्हारे हाथ में है? 2। दिस प्लेस कैन फिल अप इन 2 वेज एंड दिस प्लेस कैन फिल अप इन 1 वे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम वेज को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो टोटल कितने बनेंगे? 6। अब वो 6 के 6 मुझे लिख कर दिखाओ। जैसे HHT होते हैं, THT होते हैं, ऐसे लिख के दिखाओ मुझे 6 के 6। लिख लिया? MFS, FSM, SMF, 6 लिख के दिखाओ। लिख लिए? अब बच्चों क्या है? सन ऑन वन एंड। तो ऐसे केस बताओ जिसमें सन एक तरफ आता है बच्चों। M, F, S, F, M, S, M, F, S, F, M। कोई रह गया? सन एक तरफ आता है ऑन वन एंड, या तो लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा। जब तुम इसके बारे में सोचोगे तो F को भूल जाओगे, जब F के बारे में सोचोगे तो उसको भूल जाओगे। अब पापा को बीच में रखो। SFM और MFS। S, F, M, M, F, S। कोई और है बच्चों? नहीं। ठीक है, कहानी समझ आ गई? अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक, अब पहले इंटरसेक्शन निकाल लो। E इंटरसेक्शन F। बताओ इन दोनों में से कॉमन नंबर है कोई? क्या इन दोनों में कॉमन है? ध्यान से सोचो। दोनों है, S, F, M भी है और M, F, S भी है, दोनों कॉमन है। अब बताओ तुम्हारी फेवर में E इंटरसेक्शन F है बच्चों ऊपर। E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये 2 है ना, तो 2/6। भाई 2 तुम्हारी फेवर में, और टोटल आउटकम कितनी है? 6। ये सैंपल स्पेस 6। और F प्रोबेबिलिटी ऑफ F बच्चों, F में कितने हैं बच्चों? 1 और 1 ये 2, तो ये भी कितना आ गया? 2/6। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? 1। तो 1 आंसर आ गया इसका। ठीक है, yes which ready? No. yes बच्चों, आप 13th क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से। पहले आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, तो आप 13th क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। ये बच्चों इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है 300, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है 200, इजी एमसीक्यू है मेरे पास 500 और डिफिकल्ट एमसीक्यू है मेरे पास 400। राइट? आप मुझे ये बताओ टोटल तुम्हारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए? ध्यान से देखो, टोटल क्वेश्चंस हो गए, सबको प्लस कर दो आप। 300 और 500, 1000 और 400, 1400, 1400 टोटल क्वेश्चंस हो गए। टोटल क्वेश्चंस तुम्हारे पास हो गए 1400। पहले बताओ कोई डाउट यहां तक? अब ध्यान से देखो, 1 क्वेश्चन ही पिक्ड अप। तुमने एक क्वेश्चन उठाया है, तुम हो ही सिलाए। 1400 में से एक क्वेश्चन उठाया, 1 क्वेश्चन ही पिक्ड अप, राइट? एक क्वेश्चन उठाया है, and what is the probability that it is an easy question? What is the probability that it is an easy question given that it is MCQ? यानी वो इजी भी होना चाहिए और वो MCQ वाला होना चाहिए। तो बिल्कुल वो तुम्हारे जैसा बच्चा है, इजी भी होना चाहिए और MCQ भी होना चाहिए। क्लियर बच्चों? सबसे पहले इधर देखो बच्चों, इधर देखो, E इंटरसेक्शन F का मतलब है जिसमें दोनों क्वालिटीज होंगी। पहले क्या करते थे? पहले तुम सैंपल स्पेस में से चुरा लेते थे, अब तुम चुरा नहीं सकते। अब तुम केवल सोच सकते हो E इंटरसेक्शन F का मतलब है इजी MCQ, जिसमें दोनों क्वालिटी हो, क्वेश्चन इजी भी है एंड MCQ भी है। क्वेश्चन इजी भी है और MCQ भी है।
दोनों क्वालिटीज हैं। चलिए हम इसके बारे में सोचते हैं। एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना क्या है, ई ऑब्लिक एफ? तुम्हें याद है ना, जो गिवन होता है वो नीचे आता है। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इस फॉर्मूले के अंदर जब मुझे पी ऑफ ई की जरूरत ही नहीं है, तो मैं इसके बारे में क्यों सोचूं? मैं सोचूंगा पी ऑफ एफ के बारे में, मैं सोचूंगा बच्चों पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में। मुझे इसके बारे में क्या लेना देना, मुझे जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले के अंदर। समझ आया? अब बोर्ड पर देखना बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, आवाज नहीं, एमसीक्यू बच्चों। मैंने कहा था जब मैं एफ के बारे में बोलूंगा, जब तुम एफ के बारे में सोचोगे तो ई को भूल जाओ। एमसीक्यू उठाया, एमसीक्यू कितने हैं भाई टोटल गिन लो? 500 ये, 400 ये, 900। 900 में से कोई एक उठाया ना तुमने, उठाया तो 1400 में से है, तो 900 बाय 1400, ये हो गया 9 बाय 14। अब आता है बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में, कि तुमने क्वेश्चन जो उठाया है वो इजी भी है और एमसीक्यू भी है। देखो बच्चों ध्यान से बोर्ड पर कि इजी और एमसीक्यू कितने हैं। इसमें से कोई एक उठाया ना, तो 500 में से कोई एक उठाया तो 1400 में से है, तो 5 बाय 14 उठाकर यहां लगा दो। 9 बाय 14 ऊपर, 5 बाय 14 ऊपर और 9 बाय 14 नीचे। आंसर आ गया 5 बाय 9। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 5 बाय 9। समझ आया? नोट कर लो आप। हाँ बच्चों, 15th क्वेश्चन बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है बच्चों ये 15th क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीचर्स का फेवरेट है बच्चों। ध्यान से देखो आप, एक डाई को थ्रो किया गया है, अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो डाई को दोबारा थ्रो करना है बच्चों। तो मैं पहले सैंपल स्पेस बना रहा हूं कि अगर 3 का मल्टीपल आता है, मान लो 3 आ गया, 3 आ गया, अगर 3 आ गया तो डाई को दोबारा थ्रो करना है। तो अब 3 के साथ जब दोबारा डाई को थ्रो कर दिया तो कुछ भी नंबर आ सकते हैं। तो 3 1 आ सकता है बच्चों, 3 के साथ 2 भी आ सकते हैं, 3 3 भी आ सकते हैं, 3 4 भी आ सकते हैं, 3 5 भी आ सकते हैं बच्चों, 3 6 भी आ सकते हैं। और 6, अब से 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल में 3 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। अब 6 आया बच्चों, तब भी डाई को दोबारा थ्रो करोगे, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता, यानी कोई और नंबर आ गया, यानी 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, और कोई और नंबर आ गया, तो कॉइन को थ्रो करोगे। उसमें लिखा है। तो अगर बच्चों 1 आ गया तो 1 के साथ हेड आ सकते हैं, 1 के साथ टेल आ सकते हैं, कॉइन को थ्रो कर दिया ना तुमने। अब 2 आया बच्चों, तो 2h आ सकते हैं और 2t हो सकते हैं, 4h आ सकते हैं, 4t हो सकता है बच्चों, क्लियर। 5h हो सकते हैं, 5t हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है बच्चों, नहीं। तो ये हुआ सैंपल स्पेस। अब आती है बात ई इवेंट की और एफ इवेंट की और ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट की, और हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। ये तुम्हें गिवन है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो आप कि इसके अंदर ई में क्या लिखा हुआ है, क्वाइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्वाइन शोज अ टेल। क्वाइन शोज अ टेल, क्वाइन के ऊपर टेल आती है बच्चों, क्वाइन शोज अ टेल। ई का मतलब है क्वाइन शोज अ टेल, और एफ का मतलब है एटलीस्ट। एटलीस्ट ऐसे जैसे मैं काम कर रहा हूं ना, बिल्कुल ऐसे काम तुमने एग्जाम में भी करना है और रजिस्टर में भी। एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आता है। एटलीस्ट 1 डाई शो 3, कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आता है, कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आता है, राइट। पहले बताओ क्वाइन शोज अ टेल, मैंने बताया था तुम्हें, है जब हमें फॉर्मूला लिखना होता है बच्चों ये वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो मुझे तो बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत है,
अब बताओ ई इंटरसेक्शन एफ के केसेस कौन कौन से होंगे जिसमें 3 भी आए और टेल भी आए? तो सिर्फ एक ही होगा। ध्यान से देखो, 3 भी आए और टेल भी आए। 0 होगा। क्या कोई इंटरसेक्शन मतलब इसमें दोनों क्वालिटी हो? 3 भी आ रहा है और टेल भी आ रहा है। तो बच्चों 3 और टी नहीं है। बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने में लगे रहती है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने में लगे रहते हैं। हमें जरूरत क्या है बच्चों? सामने ऊपर क्या आ गया? 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, चलो तुम्हारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकाल देते हैं, हालांकि आंसर तो 0 है ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आता है, कम से कम एक डाई के ऊपर। तो बताओ तो 3 1 3 2 3। तो कितने होंगे बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी होगी बच्चों तुम्हारे पास? कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आता है, 6 तो ये हो गए, 6 3। और इसमें 6 3 भी होगा, 7 हो गए, और कुछ तो 7 अपॉन 20। सर ऐसा 2 अब 36 नहीं, कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आना चाहिए। नहीं सर, अगर हम 6 3 ले रहे हैं हाँ, तो सर हम तो 1 3 2 3 4 3 भी लो। 1 3 कहाँ है भाई? इस सैंपल स्पेस तो ये रहा ना, नहीं 1 के साथ तो हेड आया ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक सैंपल स्पेस ये वाली लोगे ना आप 36 थोड़ी कर सकते हो, आप 2 डाइस को थोड़ी कर रहे हो। सैंपल स्पेस तुमने ये बनाए थे ना, ये गिनो जरा कितने हैं? 6 और 6 12 और 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो 7/20। चाहे जरूरत नहीं है, चाहे जरूरत नहीं है, मुझे नीड नहीं है, पर तुम्हें नॉलेज तो होनी चाहिए बच्चों। आंसर 0 है, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? 7/20। सैंपल स्पेस तो ये वाले लोगे ना आप। बात समझ आ गई? नोट करो इसको। इसमें देखो आप 11th क्वेश्चन, आपके पास 3 सेट गिवन है, ई सेट गिवन है आपको, एफ सेट गिवन है आपको, और जी सेट गिवन है आपको, और हमें बच्चों थर्ड पार्ट जो है 11th का वो मैं करवा रहा हूं, बाकी स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड आसान है, तुम खुद कर सकते हो। ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी, इसका मीनिंग समझाओ क्या होगा? ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी फॉर्मूला वही है जो बताया तुम्हें, बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन। मान लो ये टी है बच्चों, टी है तो टी ऑब्लिक जी क्या होगा? टी इंटरसेक्शन जी। तो बच्चों इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऐसे करोगे आप, राइट? और नीचे बच्चों जो यहां नीचे है वो नीचे आएगा, यहां पर भी। अब बच्चों तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो। ई यूनियन एफ बताओ, सेट्स याद करो 11th क्लास। ई यूनियन एफ कैसे निकालते हैं? हम ई यूनियन एफ के अंदर सभी एलिमेंट्स लेंगे, बट रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ई यूनियन एफ का मतलब है 1 2 3 5, रिपीटिशन नॉट अलाउड। समझ गए? अब बच्चों ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी, देखो ना ध्यान से, ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी, इन दोनों में कॉमन देखो कौन सा है? 2 3 5, राइट? तो तुम्हें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 5 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, राइट? ये निकालनी है। अब बताओ कैसे करोगी? एक्चुअल में क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है डाई इज रोल्ड, डाई को रोल किया गया है बच्चों, ठीक है ना? फेयर डाई इज रोल्ड, राइट? अब बताओ 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए डाई को रोल किया ना, तो 2 आया 1/6, या वो कह रहे हैं या 3 आया, या 5 आया। तो या में क्या करते हैं? मैंने प्रीवियस लास्ट क्लास की वीडियो बताया था, जब या की सेंस आती है तो प्लस करते हैं, जब एंड की सेंस आती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें बच्चों डाई को थ्रो किया, भाई या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा। तो बताओ बच्चों कि आंसर क्या आएगा? 1 नहीं, आंसर मतलब ऊपर आंसर क्या है? 1/6 प्लस, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, राइट? और डिनोमिनेटर में बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यहाँ कितने हैं? 2 3 4 5, तो 1/6 कितनी बार आएगा? 4 बार। तो 1/6 इंटू 4 कर देता हूं मैं। ऊपर बच्चों 3 इंटू 1/6 आया, नीचे 4 इंटू 1/6 आया। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 3/4। तो इसका आंसर है 3/4।
चेक कर लो। अच्छा एक बात और, मान ले समक्ष तेरा आंसर आ जाता लेट 4/3, मान लो तूने क्वेश्चन सोल्व किया, आंसर 4/3 आ गया, तो मुस्कान मुझे बताओ आ गया आंसर किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में आंसर 4/3 आ गया, अब बताओ तुम 4/3 लिख के आ जाओगे? नहीं सर, 1/4 आई क्यों? प्रोबेबिलिटी मैंने मान लिया मेरे को भी पता नहीं आती 1/4। अच्छा पता था, प्रोबेबिलिटी बच्चों 1 से ज्यादा नहीं है। तो अगर तुम्हारा 4/3 आ रहा है तो समझ आना कि तुम गलती कर चुके हो, समझ गए ना, राइट। अब सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों, सेकेंड पार्ट बच्चों। अब सेकेंड पार्ट में बताओ E इंटरसेक्शन F है बच्चों, इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, ठीक है, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल G। अब बताओ इंटरसेक्शन, पहले बताओ E इंटरसेक्शन F क्या होगा? E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन नंबर है बच्चों 3। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? वो भी एक ही है, और नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G है ही मेरे पास। अच्छा ऊपर आ जाएगा 1/6 और नीचे आएगा बच्चों, अभी किए हमने, ऊपर 1/6 और फिर यहाँ 4/6, तो आंसर क्या हुआ बच्चों? 1/4, तो 1/4 आंसर। नोट करो इसको। यस बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ध्यान से देखना बच्चों आप कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर क्या होता है। एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई लेना देना नहीं। इफ वन इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर इवेंट, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। अब थ्योरी तो इतनी है, अब इस थ्योरी को अगर हम डेफिनेशन ये है, पर इस डेफिनेशन में जाएंगे, हमारे क्वेश्चन एक भी सोल्व नहीं। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं तो एक भी क्वेश्चन सोल्व होने वाला, भूल जाओ। अब जो पढ़ा रहा हूं वो सुन। बच्चे पूछते हैं सर इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या है? मैंने डेफिनेशन बता दी। करना क्या है अब ये पूछो। न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आ गया, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अगर तुम ये फॉर्मूला वेरीफाई कर दो किसी भी क्वेश्चन में, तो 2 इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर एग्जाम में आ गया प्रूव दैट 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तुम ये फॉर्मूला वेरीफाई कर दो, कहानी खत्म। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बस ये फॉर्मूला वेरीफाई कर दो। अब सभी बच्चे एक्सरसाइज 13.2 पर आ जाए। 13.2 पर, 13.2 पर, और क्वेश्चन नंबर बच्चों आप देखो फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, 13.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन, फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड। एक कॉइन को थ्रो किया गया है और एक डाई को थ्रो किया गया है। ए जो इवेंट है बच्चों, ए क्या है बच्चों? ए इवेंट है हेड अपीयर्स ऑन कॉइन। कॉइन के ऊपर क्या आता है बच्चों? हेड ऑन कॉइन। ए इवेंट है हेड ऑन कॉइन, और बी इवेंट है बच्चों 3 ऑन डाई। बी क्या है बच्चों? 3 ऑन डाई। अब मुझे क्या चेक करना है बच्चों कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। क्वेश्चन ये चेक करना है मुझे कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, बस ये चेक करना है। अगर मुझे ये चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला वेरीफाई करूंगा। फॉर्मूले के लिए मुझे इंटरसेक्शन चाहिए और मुझे अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। तो पहले मुझे एक सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। एक कॉइन को थ्रो करो और एक डाई को थ्रो करो एक साथ। एक कॉइन को थ्रो करो और एक डाई को थ्रो करो, एक साथ थ्रो करो बच्चों, ठीक है, राइट। पर उन्होंने क्या बोला बच्चों कि एक कॉइन के ऊपर क्या आना चाहिए? हेड।
राइट। कॉइन के ऊपर अगर हेड आता है तो डाई के ऊपर कुछ भी आ सकते हैं। तो एक कॉइन को थ्रो करो और एक डाई को थ्रो करो, तो अगर कॉइन पर हेड आता है तो डाई के ऊपर क्या आएगा 1 H1, H के साथ 2 भी आ सकते हैं, H के साथ 3 भी आ सकते हैं, H के साथ 4 भी आ सकते हैं, H के साथ 5 भी आ सकते हैं, H के साथ 6 भी आ सकते हैं। अगर तुम्हारे पास टेल आया तो टेल के साथ 1 भी आ सकते हैं, T2 भी आ सकते हैं, T3 भी आ सकते हैं, T4 भी आ सकते हैं, T6 भी आ सकते हैं। बीच में डॉटेड लाइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच्चों क्या होगी बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि कॉइन के ऊपर हेड आता है, कॉइन के ऊपर हेड आता है बच्चों, तो कितने हैं बच्चों तुम्हारे पास? ये 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितने हैं बच्चों? 12। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ बच्चों कि डाई के ऊपर 3 आता है, डाई के ऊपर 3 आता है बच्चों, कितने हैं बच्चों डाई के ऊपर 3 आता है? देखो ना 83 भी तो है, तो 2 ही तो है जिसमें डाई के ऊपर 3 आता है भाई, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2/12। अब ए इंटरसेक्शन बी भी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉइन के ऊपर हेड आना चाहिए और डाई के ऊपर 3 आना चाहिए, तो H3 बताओ। H3 एक ही तो है, एक ही है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12। कोई डाउट? समझ आ रहा है? अब बच्चों ये फॉर्मूला देखो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये आ गया 1/12, ये आ गया 6/12, ये आ गया 2/12, 2/12। तो अब बच्चों 6 2 2 1/12 इज इक्वल टू 1/12, हेंस 2 इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आप आंसर लिखोगे 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि तुमने फॉर्मूला वेरीफाई कर दिया। यस बच्चों, अब बोलना नहीं है। 3 लोग हैं, तीनों ने फायर किया राइट लॉयन को मारने के लिए। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, यानी 3 में से गोली लगती है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, इसकी लॉयन को मारने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। लॉयन मर गया बच्चों, मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द लॉयन इज किल्ड? सोच के बताओ क्या क्या हो सकता है। आईक्यू बच्चों सोच के बताओ, लॉयन मर गया है, क्या क्या हो सकता है? तीनों ने एक साथ फायर किया है, क्या क्या हो सकता है? अपने दिमाग पे जोर डालो, क्या क्या हो सकता है? हाँ सोचो बच्चे, P1 लिखूंगा यहाँ पर। P1 का मतलब है किसी एक की गोली से मरा है। P1 का मतलब है एक सक्सेस, इसको बोलते हैं 1 सक्सेस। 1 सक्सेस का मतलब है किसी एक को सक्सेस मिली है। P2 का मतलब है किसी 2 की गोली से मरे, यानी 2 लोगों को सक्सेस मिली है। और P3 का मतलब है तीनों ने मारे तो ऑल सक्सेस, इसको बोलते हैं ऑल सक्सेस, क्योंकि 3 ही लोग थे। अब ध्यान से सुनना, P1 का आंसर कैसे आएगा? P1 का आंसर कैसे आएगा? ध्यान से सुनना बच्चों। P1 का मतलब है केवल एक पास हुआ। P1 का मतलब है मैं बच्चों ध्यान से सुनना, इसको S को पास कर रहा हूं, S की गोली से मरा। अगर मैं S को पास कर रहा हूं तो मैं D को फेल करूंगा, और मैं बच्चों A को भी फेल करूंगा, तभी तो S पास होगा। यानी P1 का मतलब है केवल एक की गोली लगी है, या तो ये होगा, ये पता है ना बार का सिंबल फेल में आता है, मैं डैश भी लगा सकता हूं, मैं C भी लिख सकता हूं। देखना बच्चों, या मैं S को फेल कर रहा हूं, D को पास कर रहा हूं और A को मैं फेल कर रहा हूं, या मैं S को फेल कर रहा हूं, D को भी फेल कर रहा हूं और A को मैं पास कर रहा हूं। भाई देखो ना, P1 का मतलब क्या है कि 3 में से किसी एक बच्चे की गोली लगी है, राइट। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो बताओ। PS का मतलब है 1/3, D डैश का मतलब है डैश फेल हो गया। पास प्लस फेल क्या होता है? 1 में से 1/6 माइनस कर दो तो यहां पर आ जाएगा 5/6। अब 1 माइनस 2/3 क्या होगा? प्लस अब S इसको फेल कर दो 2/3 और इनटू में इसको पास कर दो 1/6, इसको फेल कर दो 1/3 प्लस अब इसको फेल कर दो 2/3
और इसको फिर कर दो 5/6 और इसको पास कर दो 2/3। ये P1 का आंसर आया। बताओ यहां तक कोई डाउट? ये P1 का आंसर आया। P1 का मतलब है 3 में से कोई एक पास हुआ। अब P2 बच्चों, P2 का मतलब है कि 2 पास हुए, 2 लोगों की गोली लगी है। तो बताओ मैं फॉर्मूला बताओ कैसे कैसे लिखूंगा। PSPD PA डैश आ गया ना बनाना, प्लस PS डैश PD PA डैश। गलत है? ठीक है, प्लस अब बताओ इधर A डैश हुआ, इधर अब D डैश होगा। D डैश कर देता हूं और S को पास कर देता हूं और A को भी पास कर देता हूं। ठीक है, अब लिख लोगे सारी प्रोबेबिलिटी। ये लिखनी तो आती है। डैश मतलब फेल हो गया, चलो ये काम तुम कर लोगे। अब आते हैं P3 पर। P3 का मतलब क्या है? तीनों पास। S की प्रोबेबिलिटी, D की प्रोबेबिलिटी पास होने की और A की प्रोबेबिलिटी, ये तीनों प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई में लिख दोगे। इसके बाद क्या करोगे? तीनों को प्लस करोगे तो ये आंसर आएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। लॉइन इज किल्ड इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब मैं तुम्हें ये जब सारा काम कर लोगे तो एक चोर मेथड बता रहा हूं, और वो चोर मेथड क्या है? ध्यान से बोर्ड पर देखना। P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 इन सब का टोटल 1 होता है। इन सब का टोटल क्या होता है? P0 से गेम स्टार्ट होता है। P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 1। तुम्हें क्या निकालना है बच्चों? P1 प्लस P2 प्लस P3। लॉइन इज किल्ड, इसको उठाकर उधर ले जाओ तो 1 माइनस P0। तो ये समझ आया? P0 का मतलब होता है नो सक्सेस, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस P0। P0 का मतलब है नो सक्सेस, तीनों फेल हो गए। तीनों फेल की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो तो वही आंसर आएगा जो तीनों को प्लस करने पर आएगा। आज घर पर जरूर करना, करके देखना। राइट, 1 माइनस तीनों को फेल कर दो तो 2/3, इसको माइनस कर दो 5/6, 1/3। इसको सोल्व कर लेना और इसको भी सोल्व करना और प्लस करना। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो करना, और यकीन है तो भी करना। बताओ क्यों? क्योंकि अगर तुमसे मैं ये पूछ लूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 विल गेट सक्सेस, एग्जाम में क्वेश्चन ही मैंने इतना दे दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 विल सक्सेस, यानी 2 की गोली लगी है, तो बताओ कौन सा केस करोगे तीनों में से? P2 वाला। तो ये केसेस आने चाहिए तुम्हें। समझ आ गया मेरी बात? राइट, अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी है। अब इनका बताओ इंडिपेंडेंट इवेंट से क्या लेना देना? बात समझ आ गई? तो इस एक्सरसाइज में कुछ होमवर्क जो मैं दूंगा ना, वो थोड़ा बहुत IQ रिलेटेड भी होगा, इस टाइप का भी होगा। क्लियर हो गया? राइट, तो आज आपको जो होमवर्क मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पास संडे भी है, सैटरडे भी है, मंडे को होमवर्क करके आना है। वीडियो में सब कुछ है। मैं संडे को तुम्हारी 11th वालों की मैं